ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बता दें आज ये भारत की बात है में क्या है खास, और आइए शुरू करने जा रहा हूं आज की एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि एक बीजेपी के बड़े नेता एक्स एमएलए ने विधायक पर 50 राउंड गोलियां चलाई। विधायक पर धाएं धाएं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कौन कौन शामिल है उन विधायकों में। ये अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है बीजेपी के नेता और दूसरे विधायक हैं, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं गोली चलाने की। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक बंदूक लेकर, असलहे लेकर पहुंच गए विधायक के घर और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। देखिए गाड़ियों से घुसा काफिला। गाड़ी निकालना, गाड़ी गाड़ियों का काफिला आया है। ये बीजेपी के नेता है। ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये पगड़ी पहने बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक हैं, जिनके हाथ में पिस्तौल आप देख रहे हैं और जिस पर गोली चला रहे हैं वो विधायक की जगह है, विधायक का घर है, जहां कार्यालय है, जहां गोली चल रही है। बीजेपी विधायक को आप देख रहे हैं। विधायक जी, पूर्व विधायक ने गोली चलाई। देखिए विधायक निकल कर आए बंदूक लेकर। विधायक के कार्यालय पर गोली चलाई थी, विधायक पिस्तौल लेकर बाहर निकल आए। ये विधायक को आप देख रहे हैं, विधायक उमेश कुमार। ये जिन्हें आप देख रहे हैं हाथ में पिस्तौल लिए हैं, ये निर्दलीय विधायक है। इन्हीं के कार्यालय पर बीजेपी नेता एक के बाद एक गोली चला रहे थे। उमेश कुमार अपनी पिस्तौल लेकर निकल आए, लेकिन देखिए पहले जब गोली चल रही थी पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी, किसी को नहीं रोका। अब जब विधायक निकल कर आया तो पुलिस ने पकड़ लिया और रोक लिया। अब देखिए बीजेपी नेता, ये है बीजेपी नेता कुंवर प्रणब, जिनकी तस्वीरें वायरल होती रहती है। पहले भी यही गोली चला रहे थे विधायक के घर ऑफिस के बाहर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका डिप्स लगाने का तस्वीर देखिए, पुशअप करने का। ये सारे वीडियो ये बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा इसे। और इसी तरह से अलग अलग अंदाज में वीडियो बनाते हैं। पूर्व विधायक, 4 बार के विधायक है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। अलग अलग पुशअप्स के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। जिन्हें आप देख रहे थे पुशअप्स करते हुए वीडियो वायरल है, इनका नाम है कुंवर प्रणब।
ये बीजेपी के विधायक रहे, यही गोली चला रहे थे, लेकिन अब विधायक नहीं है, अब एक्स एमएलए हो गए। जो अब विधायक है, कुछ दिन पहले दावा यह है कि अब जो विधायक हैं जिन पर गोली इन्होंने चलवाई और चलाई, उन्होंने कुछ दिन पहले इन्हें धमकी दी थी। वो सुनिए जरा। जा सकते हो देहरादून, रुड़की, दिल्ली, तू जहां एक जगह बता मुझे, अगर मैं नहीं आया अपने बाप से पैदा नहीं, 10 बाप की औलाद कह देना अगर मैं नहीं आया तो। जा सकते हो देहरादून, रुड़की, दिल्ली, तू जहां एक जगह बता मुझे, अगर मैं नहीं आया अपने बाप से पैदा नहीं, 10 बाप की औलाद कह देना अगर मैं नहीं आया तो। जा सकते हो देहरादून, रुड़की, दिल्ली, तू जहां एक जगह बता मुझे, अगर मैं नहीं आया अपने बाप से पैदा नहीं, 10 बाप की औलाद कह देना। और इस धमकीबाजी के बाद देखिए, ये लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, दोनों गुटों में पत्थर चले, लाठियां चली, कुर्सी चली, ये वो तस्वीरें। बनाना विधायकों के बीच ऐसी गोलीबारी हुई कि हरिद्वार से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। रुतबे और रसूख से शुरू हुई अदावत खूनी जंग में तब्दील हो गई। विधायक के ठिकाने पर 50 राउंड फायरिंग हुई और पूरा इलाका दहल उठा। S6 नीचे की तरफ 4 राउंड फायर हुए हैं, S4, S3, S1, S2, तो जगह जगह पे गोलियों के निशान हैं और गोलियों के निशान को क्राइम टीम ने सर्कल किया हुआ है। गोलीकांड को अंजाम देने वाले बीजेपी नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि ये विधायक के घर गोली चलती रही और पुलिस तमाशा देखती रही। गोलीकांड के बाद अब पुलिस एक्शन में है। गोली चलाने वाले नेता को शिकंजे में ले लिया और उसे जेल भेज दिया है, लेकिन दोनों विधायक के तेवर बता रहे हैं कि ये बवाल अभी थमने वाला नहीं। माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से एक आदमी बेलगाम होकर दूसरे की माँ बहनों, तो ऐसे शब्दों के लिए शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कहीं जाकर। अब देखिए जरा, दोनों विधायक और पूर्व विधायक दोनों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व विधायक प्रणब सिंह जो गोलियां चला रहे थे, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनको किस तरह पुलिस पीछे से पुश करते हुए, धक्का देते हुए, देखिए धक्का दिया, पुलिस वैन में चढ़ाते हुए भी धक्का देना पड़ रहा, अंदर चलिए, तभी अंदर गए। पुलिस को, पूर्व विधायक को बताना पड़ा कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं, थाने में हैं आप। अगली तस्वीर देखिए, जो विधायक है उमेश, उनकी की भी गिरफ्तारी हो गई। ये उमेश जो बाद में जिनके घर पर हमला हुआ, जिनके कार्यालय पर हमला हुआ, उनकी तस्वीर आप देखिए। चलो विनय जी, कहाँ जा रहे हो? अब आइए आपको बताऊं कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, उसके बाद दोनों कैसे थाने और उसके बाद जेल तक पहुंचे। देखिए बवाल की वजह मैं आपको बताता हूं। बीजेपी नेता प्रणय सिंह चैंपियन ने दिन दहाड़े फायरिंग की। यह है प्रणय सिंह चैंपियन। उमेश कुमार के ऑफिस पर 50 राउंड गोलियां चली। यह है उमेश कुमार। प्रणब ने विधायक को जान से मारने की धमकी दी। विधायक के ऑफिस से प्रणब के घर की दूरी करीब 300 मीटर है और बताया जा रहा है प्रणब और उमेश के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। प्रणब और उमेश के बीच 2022 से रंजिश चल रही है। अब समझिए रंजिश है क्यों। रंजिश इसलिए कि 2022 में उमेश ने प्रणब की पत्नी को चुनाव हरा दिया था। उमेश निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बने। गोलीबारी के आरोप में पुलिस ने प्रणब सिंह को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने प्रणब सिंह को 14 दिन की जेल में भेज दिया है। पुलिस ने प्रणब चैंपियन के लाइसेंसी हथियार सीज कर दिए। जिलाधिकारी ने पत्नी और बेटे के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। प्रणब सिंह के परिवार के कुल 9 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसमें रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक के लाइसेंस शामिल है।
प्रणब, उनकी पत्नी और बेटे को नोटिस जारी किया गया है और 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जवाब न मिलने पर प्रशासन इनके सभी लाइसेंस निरस्त करेगा। पुलिस ने विधायक उमेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। ये तो छोड़ दिए गए, लेकिन प्रणब जेल पहुंच गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बीजेपी के नेता, ये जेल के अंदर जाने की तस्वीर है, जेल में दाखिल हो रहे हैं कुंवर प्रणब। 14 दिन की जेल में कोर्ट ने भेजा है। मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से एक आदमी बेलगाम होकर दूसरे की माँ बहनों, तो ऐसे शब्दों के लिए शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कहीं जाकर। मेरी गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में लाकर पेश किया गया, मेरी जमानत हुई, मैंने कानून का उल्लंघन कहीं नहीं किया, मैं कहीं कानून से भागा नहीं, छुपा नहीं। देखिए, ये उमेश कुमार नाम का जो आदमी है, ये बहुत ही बदतमीज और बेतहजीब इंसान है। वो किसी का सम्मान करना जानता नहीं है। शुरू से ही वो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता आ रहा है, लेकिन उस पर शासन प्रशासन कोई संज्ञान लेता ही नहीं है। आज भी उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर चैंपियन साहब को नहीं अरेस्ट किया गया तो मैं महल में घुस करके आग लगाऊंगा। क्या उसको इतना अधिकार है कि वो मेरे घर में घुस के आग लगा सकता है? कि धाराएं लगाई गई उसके ऊपर, हमारे ऊपर इतनी हैवी धाराएं लगाई गई हैं। तो मैं तो ये समझूंगा कि शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। और मैं उमेश कुमार से कहना चाहती हूँ आप सब के चैनल के माध्यम से कि वो मेरे घर में घुस के देखें। चूड़ी हमने भी नहीं पहनी है, इलाज करेंगे, आकर देखें। अब आइए आपको बताऊं कि जो गोली चलाने वाले एक्स एमएलए हैं, उनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वायरल है। ये है कौन, आखिर इनका रुतबा और रसूख इतना क्यों है, इतना दबदबा क्यों है, क्या किया है इन्होंने, इनके बारे में आपको बताऊं। ये कौन है और उमेश कौन है जिनसे बवाल हुआ। ये है कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का। विवादों से इनका बहुत पुराना नाता है। आपको बताऊं, प्रणब सिंह गुर्जर राज परिवार से आते हैं। 2000 में खानपुर से विधायक बने थे। हरिद्वार की खानपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। अलग अलग तरह के हथियार रखने के शौकीन हैं। 2003 में मगरमच्छ का शिकार करने का आरोप लगा था इनके ऊपर। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 2006 में साइड न देने पर रोड रेज, बस ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। 2011 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के समर्थकों के साथ मारपीट का आरोप लगा। 2011 में रुड़की के होटल मालिक पर फायरिंग करने का आरोप लगा। 2015 में कांग्रेस नेताओं की पार्टी में हवाई फायरिंग करने के आरोप लगे। 2 लोग घायल हो गए थे, इसमें मामला दर्ज हुआ। 2016 में कांग्रेस सरकार के विधायकों में तनातनी चल रही थी, तब चैंपियन ने बागियों के साथ खड़े रहकर अपनी भूमिका निभाई थी। 2019 में उत्तराखंड सदन में टीवी चैनल के पत्रकार को थप्पड़ मारने का आरोप इन पर। 2019 में हथियार लहराकर प्रणब सिंह डांस का वीडियो आया था, जो मैंने आपको दिखाया। उत्तराखंड को लेकर टिप्पणी करने पर बीजेपी ने पार्टी से इन्हें बाहर कर दिया था पहले। अब देखिए, उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से इस वक्त उमेश विधायक है। उमेश शर्मा कई साल तक पत्रकार रहे हैं। 2022 में खानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन की पत्नी को इन्होंने हराया था। इनकी पत्नी को इन्होंने हराया है। यही सबसे बड़ी दुश्मनी है। उमेश कुमार की कुल संपत्ति 54 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 9 करोड़ चल संपत्ति है और 45 करोड़ 80 लाख रुपए अचल संपत्ति के रूप में शामिल है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हरीश रावत और महेंद्र भट्ट। 2 नामचीन लोग जिस तरीके की दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आम नागरिकों को चिंतित करने वाला है। फायरिंग की जा रही है, जिस तरीके से शस्त्र लहराए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, ये हमारे राज्य की संस्कृति पर एक चोट है, जबरदस्त चोट। मैं लज्जित महसूस कर रहा हूं ये सब देख करके। हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीजों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम
एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। आइए एक और बहुत दिलचस्प खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर एक मुस्लिम देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि मेरे अंदर भारतीय डीएनए है। कौन है ये राष्ट्राध्यक्ष आपको बताऊंगा जो कह रहे हैं मेरे अंदर डीएनए जो है टेस्ट कराया था इंडियन निकला है। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, तुर्की है और पाकिस्तान है, इनसे भी ज्यादा मुस्लिम आबादी जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर भारत के मेहमान थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये उस वक्त की तस्वीर है, गणतंत्र दिवस के दिन की तस्वीर, भारतीय मेहमान के तौर पर आए थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं इनकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले इनसे, उसके बाद इन्हें भोज भी दिया गया। ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री के साथ भोज पर मौजूद थे, यानी डिनर टेबल पर मौजूद थे, उस वक्त ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त इन्होंने कहा कि इन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया है और इनका डीएनए तो इंडियन निकला है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। I had my genetic sequencing test. कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। And everybody knows when I hear Indian हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो डांस करने लगता हूँ। Makeup. So I had my genetic sequencing test. कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। And everybody knows when I hear Indian हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो डांस करने लगता हूँ। Makeup. So भारत और मोदी का इतना बड़ा मान कि विदेशी भी अब हिंदुस्तान के रंग में रंगने लगे हैं। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि मेरा डीएनए इंडियन है। and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयान से पाकिस्तान में शहबाज भी दहशत में आ गए। I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership. जब से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल भारत आया है तब से वो सिर्फ भारत का ही गुणगान कर रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जब से बताया कि भारतीय गानों पर वो डांस करना शुरू कर देते हैं तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। And my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So फिलहाल राष्ट्रपति सुबियंतो भारत से वापस लौट चुके हैं, लेकिन उनके बयान से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ना तय है। अब देखिए आपको दिखाता हूं, राष्ट्रपति भवन में उन्हें भोज के लिए बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद बोल रहे थे, उपराष्ट्रपति बैठे थे, सामने राष्ट्रपति बैठी हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे। इनके सम्मान में राष्ट्रपति ने भोज का आयोजन किया। इंडोनेशियाई मेहमानों के साथ मोदी और उपराष्ट्रपति शामिल हुए। इसी भोज के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने संबोधित किया, कहा डीएनए जांच कराई थी, पता चला मेरे अंदर भारतीय डीएनए है। मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। यह मेरे अंदर भारतीय जीन का ही असर होना चाहिए। उनका यह बयान सुनकर बगल में पीएम मोदी बैठे थे और तमाम लोग हंस पड़े। दरअसल उन्होंने मजाकिया बयान से भारत इंडोनेशिया के संबंध बताए। उन्होंने खुद भी कहा कि हमारी जिंदगी में भारतीय प्राचीन सभ्यता के प्रभाव हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। 27 करोड़ आबादी में 87% सिर्फ मुसलमान है, लेकिन यहां पर 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर मौजूद हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध रामायण काल से चले आ रहे हैं। रामायण में जिस यव द्वीप का जिक्र है वो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण के रूप का
एक नाटक का मंचन होता है। वहां की मुद्रा में भारतीय गरुड़ है, मंदिरों में गरुड़ की पूजा की जाती है हमारे। इसके अलावा इतिहासकारों के इस बात के पक्के प्रमाण भी मिले हैं जो बताते हैं कि प्राचीन काल से भारतीय इंडोनेशिया में आते जाते रहे और समुद्री व्यापार ने बहुत गहराई से दोनों देशों के भूभागों को जोड़ा था। प्राचीन दक्षिण भारत के कई राजाओं ने भी अपना प्रभाव इंडोनेशिया तक फैलाया। फिलहाल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उनका डीएनए इंडियन है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां बहुत से नाम संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। इंडिया इंडोनेशिया हैव लॉन्ग भारत और इंडोनेशिया का एक लंबा और प्राचीन इतिहास है। हमारे बीच सभ्यताओं का संबंध है, यहाँ तक कि आज भी हमारी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा संस्कृत से आता है। इंडोनेशिया के कई नाम वास्तव में संस्कृत नाम हैं और हमारे दैनिक जीवन में प्राचीन भारतीय सभ्यता का बहुत गहरा असर है। मुझे लगता है कि ये हमारी अनुवांशिकी का भी हिस्सा है। इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखिए, आपने सुना इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। उनकी जो टीम यहां आई वो कुछ कुछ होता है गाना गाती हुई सुनाई दी और ये वीडियो उनका वायरल हुआ। भारत के साथ जो कनेक्शन है, जो बात वो कह रहे हैं कि भारत के गाने वो सुनते और गुनगुनाते हैं। उसके बाद देखिए, इंडोनेशिया की टीम, बैंड टीम भी आई जो परेड में शामिल हुई थी, गणतंत्र दिवस के परेड में। Band, a unique blend of military music and noble value. What a visual treat. Proud moment for our chief. उसके बाद देखिए, रिहर्सल के दौरान इंडोनेशिया की सेना मौजूद थी। ये रिहर्सल के वक्त की तस्वीर है। अब देखिए जरा हुआ क्या कि कैसे इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति जब भारत आए, उन्हें पाकिस्तान भी जाना था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने इनकार कर दिया जाने से और भारत आकर वो कह रहे हैं हमारा डीएनए भी भारतीय है। तो सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ परेशान हो गए। भारत वैश्विक नेताओं को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनाता है। ये आप देख रहे हैं, बग्गी में, राष्ट्रपति के बग्गी में ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे थे गणतंत्र दिवस समारोह में। पिछले साल ही भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, हालांकि इसे लेकर कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति पर चर्चा हुई। पाक मीडिया रिपोर्ट में 3 दिवसीय दौरे को लेकर दावा किया गया। दावा था कि भारत में सम्मानित होने के बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन भारत से कूटनीतिक तौर पर इंडोनेशिया के सामने मुद्दा उठाया। भारत को मुख्य अतिथि का दिल्ली से पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं था कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारतीय विरोध को लेकर कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया और इसी विरोध के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की यात्रा रद्द कर दी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो अब सीधे यहां से मलेशिया जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मलेशिया रवाना हो चुके हैं। देखिए जरा, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, पाकिस्तान नहीं गए, वापस चले गए। भारत आकर यह कह गए कि मेरा डीएनए भारतीय है। तो देखिए पाकिस्तान में कैसे इस पर हलचल हो रही। तो पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब लिए चलता हूं आपको महाकुंभ, जहां से आज अलग ही तस्वीरें आई। शाह का स्नान और कांग्रेस परेशान। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे थे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप देखिए साधु संत भी मौजूद थे। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तम वृक्षाय नमः। हरे हरे
तस्वीर में आपको योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे, गृह मंत्री के ठीक दूसरी तरफ आप देखिए योगी आदित्यनाथ भी खड़े हुए पीछे। साधु संत आगे आ गए तो योगी खुद पीछे हो गए। जब गृह मंत्री डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, बाबा रामदेव के साथ योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संगम की है, बट की जिस वक्त योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव एक साथ डुबकी लगा रहे थे। उसके बाद देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव दोनों योग करते नजर आए महाकुंभ में। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अपने पुत्र जय शाह और पोते के साथ पहुंचे थे। परिवार के साथ आप देख रहे हैं, जय शाह के साथ अमित शाह पूजन कर रहे हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के पोते भी वहां मौजूद थे, जिन्हें साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है। जय शाह के हाथ में आप देख रहे हैं। जय शाह की गोद में उनका बेटा गृह मंत्री अमित शाह ने ले रखा अपनी गोद में, और उसके बाद साधु संत चारों तरफ खड़े हैं बाबा रामदेव की गोद में। उसके बाद देखिए गृह मंत्री अमित शाह संतों के बीच पहुंचे हैं। शाह का सत्कार किया गया है। शाह खुद पहुंचे हैं उन अखाड़ों में जो वहां कैंप्स में मौजूद है इस वक्त। लेकिन अमित शाह महाकुंभ में थे, लेकिन विरोधी उन पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज मौजूद थे मध्य प्रदेश में, उस जगह पर जहां भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, और वहां से उनके निशाने पर थे गृह मंत्री अमित शाह। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। महाकुंभ में गृह मंत्री ने डुबकी लगाई तो विपक्ष में खलबली मच गई। इधर साधु संतों के साथ अमित शाह ने संगम में स्नान किया, और उधर कांग्रेस इस पर विवादों का तूफान खड़ा करने लगी। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। महाकुंभ में शाह और योगी साधु संतों से मिल रहे थे, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का भव्य इंतजाम देख रहे थे, और ये सब देखकर विपक्ष जला भुना जा रहा है। महाकुंभ पर कभी अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, तो कभी राहुल गांधी और उनके नेता आस्था पर सवाल उठाकर खुद निशाने पर आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे।
वैसे ही अब ये ट्रेंड हो गया है, एक नेता पहुंचता है महाकुंभ में और सियासतदान उस पर हमला करने लगते हैं। देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह थे महाकुंभ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर लिखा ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है और ये एकता भारत को आगे लेकर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी क्या? महाकुंभ में नहाने से आपके पेट को खाना मिलेगा क्या? लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर ये डुबकी लगा रहे हैं। टीवी में जब तक अच्छा नहीं दिखता तब तक डुबकी मारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मिलकर इतने पाप किए हैं कि कुंभ स्नान के बाद भी 100 जन्मों तक स्वर्ग नहीं जाएंगे। सोचिए, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा विपक्ष आस्था का मजाक उड़ा रहा है। गंगा मैया पर जो टिप्पणी की उससे बहुत दुख हुआ है। गंगा हमारे लिए नदी नहीं, मां है। सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल शर्मनाक हैं। राहुल सोनिया सनातन मानने वालों से माफी मांगे। अर्जुन मेघवाल ने कहा जिस महू में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ वहां कोई कांग्रेस का पीएम कभी गया है? किस मुंह से महू जाकर वो दोगली बातें करते हैं? राहुल गांधी और खड़गे आज महू में थे। हुसैन दलवाई कह चुके महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करने जाते हैं, वहां गंदगी रहती होगी, इससे बीमारियां फैल जाएंगी। महाकुंभ में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हज में इंतजाम होते हैं वैसे कुंभ में होने चाहिए। मनीषा कयांदे कह रही हैं महाकुंभ पर कांग्रेस नेता का बयान बकवास है। धर्म के बारे में हर कोई ऐसे बयान देने लगे तो तनाव फैल जाएगा और हुसैन दलवाई जैसे कांग्रेस के नेता जिम्मेदार होंगे। हुसैन दलवाई को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्हें बीजेपी क्या जवाब दे रही है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा है। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में। इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यहाँ हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कांग्रेस के लोग हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। मैं इसको बहुत ही निंदाकारी मानता हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए सनातन धर्म से। और दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और लाखों लोग अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये महाकुंभ की भीड़ नहीं है, ये मैं आपको अयोध्या की भीड़ दिखा रहा हूं। अयोध्या की 10 लाख से ज्यादा भक्त उमड़े हैं अयोध्या में। ये आप देख रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें। इतनी भीड़ पहुंच गई अयोध्या में कि कदम रखने की जगह नहीं है। 10 लाख से ज्यादा भक्त उमड़े दर्शन करने के लिए। संभव है जो लोग दूर दराज से प्रयागराज महाकुंभ संगम में पहुंच रहे हैं, क्या वही लोग अयोध्या भी पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? अगली तस्वीर देखिए, आज उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पहुंचे संगम में और उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई। गंगा की धारा, हर हर गंगे नमः शिवाय। और इसके अलावा एक्टर्स भी पहुंच रहे हैं। सुनील ग्रोवर पहुंचे एक्टर, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। संगम में कपिल शर्मा शो में गुत्थी को आपने देखा होगा, वो है देखिए 14 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। 14 करोड़ लोग। 29 तारीख को 5 से 7 करोड़ लोग और पहुंचेंगे। 45 करोड़ से 50 करोड़ होगा जब महाकुंभ आखिरी दिन होगा 26 फरवरी। अब आपको बताऊं कि महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं
अब सोचिए अंतरिक्ष से महाकुंभ कैसा नजर आता है जब इतनी भीड़ है, इतने पंडाल है, इतनी रोशनी है। नासा ने तस्वीर जारी की है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तस्वीर जारी की है। ये आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से महाकुंभ इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है। देख रहे हैं ये जो रोशनी दिख रही है ये महाकुंभ में मौजूद रोशनी है। अंतरिक्ष से तस्वीर ली गई है और महाकुंभ से इस तरह की रौनक अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है। अब आपको बताओ ये तस्वीर किसने ली है, कैसे ली गई है, कहां से ली है। ये है वो तस्वीर, सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर। अंतरिक्ष से धरती पर महाकुंभ जगमगाता दिख रहा है। रात के अंधेरे में धरती पर सिर्फ महाकुंभ रोशन नजर आया है। धरती से 450 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष स्टेशन से तस्वीर ली गई जिसमें प्रयागराज में भक्तों का सैलाब और रोशनी दिख रही है। नासा के अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पेटेट ने तस्वीर जारी की है और कहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। 69 साल के पेटेट नासा के सबसे सीनियर अंतरिक्ष यात्री हैं। वो 555 दिन यानी करीब 1.5 साल से अंतरिक्ष स्टेशन में है। अंतरिक्ष से अपनी फोटोग्राफी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अब अंतरिक्ष से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उन्होंने दिखाया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ नए रिकॉर्ड बना रही है और 14 दिन में करीब 14 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंच चुके हैं और पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 26 जनवरी को 1,74,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और बिना अमृत स्नान के एक दिन में महाकुंभ में भक्तों का यह रिकॉर्ड है। कुछ लोग भीड़ और भक्तों के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अंतरिक्ष की तस्वीर सबसे बड़े आयोजन की खुद ब खुद गवाही दे रही है। नासा भी कह रहा है धरती पर इतना बड़ा आयोजन पहले नहीं हुआ, क्योंकि पिछला महाकुंभ 144 साल पहले 1881 में हुआ था। तब करीब 40 लाख लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। अब भक्तों की तादाद 100 गुना से भी ज्यादा हो गई है। यह उसकी तस्वीर है। सुनिए जरा, रामायण के राम अरुण गोविल भी पहुंचे, वो क्या कह रहे हैं और माधवी लता क्या कह रही है। महाकुंभ के लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। अब इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। हमारी आस्था का महायज्ञ है, एकता समरसता का महायज्ञ है, आध्यात्म का प्रतीक है, महासमागम है ये। इसके लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम पड़ते हैं। सवाल जो उठाते हैं वो उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है। वो क्योंकि विपक्ष के लोग होते हैं, उनको कुछ कहना होता है। अब वो पक्ष के साथ तो नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए विपक्ष कुछ ना कुछ कहता जरूर है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, वो भी धर्म से जुड़े हैं, वो भी आध्यात्म से जुड़े हैं, इसलिए डुबकी लगाकर चुपचाप चले गए। इतना बढ़िया किया है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब योगी जी हैं तो हम कम क्या कह सकते हैं। वो स्वयं जानते हैं इसका महत्वपूर्ण, और वो स्वयं भी जानते हैं कितना उतावले से यहाँ हर भक्त और हर सनातनी आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, हम अर्ध कुंभ पे आए थे 6 साल पहले, तो आज हम देख रहे थे कहीं बड़े बुजुर्ग जो चलना भी नहीं सकते हैं वह भी आए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। यूसीसी पर सवाल था कब लागू होगा, यूसीसी कब लागू होगा, और यूसीसी लागू हो गया। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने यूसीसी को लॉन्च किया है, आज से लागू हुआ है, उसे इंट्रोड्यूस किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। उस पोर्टल को लॉन्च किया है खुद मुख्यमंत्री धामी ने। जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। क्या देश में एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ने वाला है? क्या एक बार फिर बीजेपी और मुस्लिम नेता आमने सामने होंगे? यह आशंका इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हो गया, लेकिन पुष्कर धामी सरकार का यह फैसला विरोधियों को पसंद नहीं आया। कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं ने पुष्कर धामी के इस फैसले का विरोध किया है। हमेशा यूसीसी की मुखालफत की, किससे कहीं ना कहीं जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है, उस पर वो हैम्पर होती है। कोई ऐसा विषय आएगा
जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। तो आइए आपको बताऊं, उत्तराखंड में आज से लागू हो गया है यूसीसी। इसमें क्या होगा आखिर? यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सबके ऊपर बराबर कानून। उत्तराखंड में इसे आज से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज इसका ऐलान किया खुद। 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस भी मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने यूसीसी नियमावली और पोर्टल भी लॉन्च किया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा में बहरहाल पहले से लागू है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। संपत्ति में अधिकार, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। विरासत में अधिकार, मृतक के परिवारजनों को बराबर का अधिकार मिलेगा। और पति पत्नी और बच्चों को संपत्ति में बराबर का अधिकार। संपत्ति में माता पिता को भी समान अधिकार मिलेगा। समान कारण पर तलाक, तलाक तभी होगा जब आधार और कारण एक होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने से तलाक नहीं होगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन, लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट मिलेगी। लिव इन में संतान की जिम्मेदारी, लिव इन में संतान पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। यह है समान नागरिक संहिता कानून। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कहीं भी हो उन पर ये लागू होगा। तो कहां कहां जाएगा पीछे यूसीसी, पीछे पीछे कहां तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। यूसीसी के लिए जो माहौल चाहिए, जो भरोसे का सूचकांक चाहिए, पहले उसको तो बढ़ाओ भाई। वो तो आपने न्यूनतम स्तर पर डाल दिया। इतना जहर बो रहे हो ना पूरे समाज में, पूरा का पूरा समाज उस जहर को पी करके क्या क्या छवियां हम देख रहे हैं, क्या सरकार नहीं देख रही? यूसीसी हमारे संविधान में पहले से था। संविधान निर्माताओं ने डाला, अंबेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसकी पैरवी की। पर यूसीसी के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, देखिए ये ओवैसी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कैसे मिल के महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में आपके जीवन से लेकर मरण तक सभी चीजों के बीच में यूसीसी। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर यूसीसी के बाद क्या बदल जाएगा। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या होगा। और यूसीसी है क्या? देखिए, आमतौर पर देश में 2 तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में आपराधिक मामले चलाए जाते हैं। यह कानून सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होता है, जो क्रिमिनल कानून है। शादी, ब्याह, संपत्ति जैसे मामलों में सिविल कानून के दायरे में आते हैं ये। और जहां समुदायों के रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे मुस्लिम समाज में शादी और संपत्ति बंटवारे की अलग अलग परंपराएं। किसी धर्म विशेष से जुड़े इस तरह के लॉ को ही पर्सनल लॉ कहते हैं। मुस्लिम समाज में ऐसी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। हिंदुओं में यह सब कुछ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। अब ईसाइयों और सिखों पर भी अलग कानून लागू होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसे खत्म किया, मतलब अब सबके लिए एक कानून है। शादी और संपत्ति बंटवारे के लिए एक कानून ही लागू होगा। अब इस बीच एक और खबर है। खबर यह है कि वक्फ को लेकर बवाल चल रहा है पिछले काफी दिन से। इसके लिए जेपीसी बनाई गई। इससे पहले इंट्रोड्यूस हुआ वक्फ बिल संसद में, और संसद में इंट्रोड्यूस होने के बाद अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद उसे जेपीसी में भेज दिया गया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आज उसकी आखिरी बैठक हुई और उसकी बैठक के बाद जेपीसी बिल को मंजूरी मिल गई है। आपको बताऊं कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ और इस बिल में अब क्या होगा। वक्फ बिल का रास्ता अब साफ हो गया है। ये जेपीसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेपीसी ने बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है। जेपीसी की आज फाइनल मीटिंग में मुहर लगी। इस मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। एनडीए सांसद के उसमें 14 सुझाव थे जिसे मंजूरी मिली है।
विपक्षी सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे थे उन्हें नकार दिया गया है। जेपीसी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। संसद में संशोधन पर बहस और वोटिंग के बाद बदलाव होगा। संकेत है कि शीतकालीन सत्र में इस पर संसद में बहस हो सकती है। वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है, अगर वह मस्जिद हो या इस्लामिक कार्य हो। पहला ये, वक्फ कानून में बदलाव के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। अब केवल दान में ही दी गई संपत्ति ही वक्फ संपत्ति होगी। दूसरा, वक्फ किसी की भी जमीन पर दावा कर सकता था जिसके खिलाफ सुनवाई केवल ट्रिब्यूनल में हो सकती थी। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तीसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, मतलब ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया सो कह दिया। अब कानून में बदलाव के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। चौथा, वक्फ में महिलाओं को जगह नहीं मिलती थी। वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग भी नहीं होते थे। अब कानून में बदलाव के बाद ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी और 2 दूसरे धर्म के लोग भी होंगे। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक एक संशोधन पे मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी और एनडीए के द्वारा लाए गए जो 14 संशोधन थे क्लाजेज में, 14 क्लाजेज में, वो बहुमत से अडॉप्ट किए गए। It is completely uncalled for. It is not good for democracy. And as I've said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. दिक्कत और दुख की बात यह है, जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था। आज की एक और बड़ी सियासी खबर है। पंजाब में बवाल हुआ, उसका असर दिल्ली तक सुनाई दिया। संविधान विरोधी है केजरीवाल, यह आरोप लगने लगे अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली में चुनाव है, किसी राज्य में कोई हरकत होगी उसका असर दिल्ली तक होगा ही होगा। देखिए हुआ क्या, अगली तस्वीर देखिए। पंजाब के अमृतसर में देखिए, बाबा साहेब की मूर्ति लगी थी और उस पर एक शख्स चढ़ गया हथौड़ा लेकर और हथौड़ा चलाने लगा। एक और तस्वीर देखिए, उसके बाद उस शख्स को पकड़ा गया जो हथौड़ा चला रहा था। पुलिस ने पकड़ा और इसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद देखिए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप समझिए, अंबेडकर जी की प्रतिमा पंजाब में अमृतसर में तोड़ी गई, दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सोचिए दलित वोटरों की अहमियत। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। बीजेपी के बाद दिल्ली में कांग्रेस भी केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। और राहुल गांधी कहां थे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू में थे, वहां महू में जहां पे भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। अब जरा सुनिए सियासतदानों। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। कि हमको केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में पंजाब से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सके और देश को ऐसी ताकतों से बचाया जा सके। भाई अब एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी कैडेट्स के प्रोग्राम में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनसीसी कैडेट्स ने सलामी दी। विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करें। भारत में स्वामी विवेकानंद। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से क्या अपील की, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से इस खबर को रिकॉर्ड करते हैं और समराइज करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एनसीसी की रैली में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर युवाओं से कहा, इस समय देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। युवा भी इस विषय पर अपने अपने विचार रखें, इस डिबेट को आगे बढ़ाएं और इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है।
ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो मिस हो गया है तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं।